नमस्कार, स्वागत आपका मनदीप महेंद्र शो में। आजकल एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। दादा गौतम लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनका जो अब बयान आया है, उन्होंने कहा कि चौटाला साहब बीजेपी और ब्राह्मण को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है, और इस मामले में अब दुष्यंत चौटाला ने उनको नोटिस भी थमा दिया है। जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, इस पूरे मामले पे क्या कुछ राय रखेंगे सर? मनदीप जी, क्या राय रखी जाए, क्योंकि पता नहीं ये मतलब जानबूझ के हो रहा है या क्या हो रहा है। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों रेखा शर्मा जी ने एक बयान दिया था चौधरी भजनलाल को लेके। हालांकि वो बंसीलाल का नाम भी लेते लेते वो चूक गई थी, लेकिन वो उनकी जुबान से निकला था। लेकिन वो दोनों ही परिवार आज की तारीख में बीजेपी में हैं, लेकिन उनके जो मान लो जिनके वो वारिस हैं, जिनकी राजनीतिक आधार के ऊपर वो आज अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके बारे में टीका टिप्पणी की गई। अब ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर टीका टिप्पणी की गई, जबकि अभी पिछली सरकार में ही उन्हीं के परिवार की पार्टी जेजेपी बीजेपी की गठबंधन सहयोगी थी, और खुद इनेलो बीजेपी की गठबंधन सहयोगी रह चुकी है। तो एक बात बताइए मनदीप जी, क्या अगर वो बीजेपी को खत्म करना चाहते थे, पहले बीजेपी बात करते हैं, ब्राह्मणों पे बाद में आएंगे, तो क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? पहला स्पेस जो बीजेपी को दिया गया, बीजेपी को कोई जमीन कोई आधार दी गई, तो ओम प्रकाश चौटाला ने, उनकी पार्टी ने दी। इस बात का एहसान मानना चाहिए, ना कि जो लोग पहले मतलब अभी अभी ताजा ताजा बीजेपी में आए हैं, वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा भाजपाई दिखाने के लिए कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करें कि जिसमें दो चीजें हों। चलिए, राजनीतिक तौर पर आप कहते रहिए, अगर ओम प्रकाश चौटाला या कोई भी जो अगर बीजेपी का विरोधी है, अगर वो कहता हो कि मैं बीजेपी को खत्म करना चाहता हूं, तो इसमें राजनीतिक तौर पर कोई बुराई नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी कहते कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता हूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी विरोधी पार्टी निश्चित तौर पर यह चाहेगी कि उसकी जो विरोधी पार्टी, प्रतिद्वंदी पार्टी, वो खत्म हो जाए। भाई, कोई भी पार्टी अपनी विरोधी के लिए वोट थोड़ा ना मांगती फिरेगी। अगर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया, कभी कोई बात कही, तो ये राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर, किसी भी आधार पर ये गलत बात है ही नहीं। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो इसके विपरीत गवाही देते हैं। भी खत्म करने की बजाय हमेशा एक तरह से सपोर्ट रहा है इस परिवार का बीजेपी को। तो पहला तो इनका जो दावा है वो यहां पे खारिज हो जाता है। दूसरा दावा कि भी ब्राह्मणों को देख के खुश नहीं थे, उनको खत्म करना चाहते थे। इसके भी मनदीप जी क्या है कि अगर आप रामकुमार गौतम से सबूत मांगे कि है आपके पास कोई आधार, कोई कागज, कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, तो उनके पास है नहीं। लेकिन इसके विपरीत कई सबूत आपको मिल जाएंगे। जब इनेलो ने, ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी सरकार के अंदर, अपनी पार्टी के भीतर बड़े बड़े पदों के ऊपर ब्राह्मणों को बैठाया, उनको बेनिफिशियरी बनाया। एक तो बाकायदा लिस्ट जारी की गई है जेजेपी की तरफ से, इसमें कई नाम हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। वासुदेव शर्मा है, केडी शर्मा है, अनीता गोस्वामी है, मनीराम शर्मा है, राजकुमार शर्मा है, अरविंद भारद्वाज है, आजाद अत्री, राजेश शर्मा, पूर्व मंत्री जो प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे थे, महादेव शर्मा, अच्छा जी, वासुदेव शर्मा मुंडाल से जो विधायक और डिप्टी स्पीकर भी रहे, योगेश चंद शर्मा ये बल्लभगढ़ से विधायक रहे, दुर्गा दत्त ये राजौंद से विधायक, और ओम प्रकाश भारद्वाज ये हसनगढ़ से विधायक, तो गोपीराम वशिष्ठ, उनके अलावा मूलचंद शर्मा, जय नारायण भारद्वाज, श्री किशन शर्मा, अच्छा सूर्यकांत शर्मा। पता है मनदीप जी ये कौन है? ये इस देश के आज की तारीख में सबसे पावरफुल और सबसे बड़े पद के ऊपर, जो तमाम पद हैं उनमें से एक जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा पद है उनमें से एक के ऊपर विराजमान है सूर्यकांत शर्मा जी। इनको एडवोकेट जनरल हरियाणा में नियुक्त किया गया था ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा ही। मतलब जिस नींव के ऊपर आज वो बैठ के सबसे ऊंचे पद के ऊपर बैठे हैं, वो नींव बनाई थी ओम प्रकाश चौटाला ने। उसके अलावा भी कई नाम हैं, पंडित सुशील शर्मा, उनको चेयरमैन बनाया गया था इंप्रूवमेंट ट्रस्ट रोहतक का, जेके शर्मा, प्रोमिला शर्मा, कमलेश शर्मा,
तो ये तमाम नामों की लिस्ट है, और भी कई नाम मिल जाएंगे इस तरह से। तो क्या है मनदीप जी, एक तरफ सिर्फ गाल बजाओ सर्विस है, सिर्फ बोल दिया भाई साबित करते रहो तुम लोग, एक तरफ तो वो है। दूसरी तरफ ये तथ्य है कि भी ये जो लिस्ट जारी की गई है, क्या ये सच्ची है या झूठी है? अगर सच्ची है तो फिर आपका बयान झूठा है। आप पूछ लीजिए इन लोगों से जाके, जो लोग जिंदा है उनसे पूछ लीजिए, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो आप उनके परिवार से जाके पूछ लीजिए कि भी ऐसा ऐसा कहा जा रहा है चौटाला परिवार की तरफ से, क्या ये बात सच है? तो अगर वो लोग कहें कि हाँ सच है, तो फिर रामकुमार गौतम की बात झूठी है। जी, तो ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं लगातार, ऐसे ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था चौटाला परिवार पे, उसके बाद फिर माफी मांगनी पड़ी थी, और अब फिर बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीआरपी रहते हैं ना, एक युवा में रहती है, लेकिन एक बुजुर्ग में भी ये चाहता है कि उसको टीआरपी बनी रहे। ऐसा तो टीआरपी का तो चक्कर नहीं है देखो उनका। हाँ क्यों नहीं है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं है? टीआरपी होगी तो राजनीति ऊपर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी। तो जिस पद की उनको बहुत वर्षों से एक लालसा है, जेजेपी से उनका मनमुटाव इसी वजह से हुआ क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते थे। बीजेपी के भीतर भी उनकी छटपटाहट बार बार देखने को मिलती है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के भीतर कई लोग ऐसे हैं, इस माइंडसेट के लोग हैं, जिनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की जातिवादी अगर बयानबाजी कर दूं, अगर लोगों के भीतर जातिवादी बयानबाजी करके मैं स्पेस बना लूं, तो बीजेपी में मुझे इनाम मिलेगा। राजकुमार सैनी से लेके आप बीच में रामचंद्र जांगड़ा और रामकुमार गौतम, नाम भी इनके मिलते जुलते से, कई बार लेते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी में ऐसे कई नेताओं को आप डाल सकते हैं। अब पिछले दिनों हमने देखा, बड़ा जबरदस्त उदाहरण है रामचंद्र जांगड़ा का। तो अब देखिए कि जब उनका कार्यकाल राज्यसभा का खत्म होने वाला था, और जब तक राज्यसभा के चुनाव हुए, उनके बीच में उनकी ताबड़तोड़ बयानबाजी, एक से बढ़ के एक बयानबाजी, जात पात की बयानबाजी खूब आई, उनकी खूब आलोचना भी हुई। लेकिन जैसे ही ये हो गया कि भी राज्यसभा का चयन हो गया, और जब उनको पता चल गया कि आपकी जगह नहीं है, तो आपने कोई इस तरह का बयान देखा उनका, सुना? अब जाहिर तौर पर उन्होंने खुद अपनी बात को साबित कर दिया है कि उनका मकसद ये था, इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। अब ये है कि रामकुमार गौतम जी के बारे में भी यही बोला जाता है कि भी चाहते हैं मंत्री बनना, और मंत्री बनने के लिए और बहुत सारी क्वालिफिकेशन होंगी, लेकिन एक क्वालिफिकेशन वो शायद मान रहे हो कि किसी न किसी तरह कोई जातीय टिप्पणी करके स्पेस बनाया जाए हरियाणा के भीतर, बीजेपी के भीतर, क्योंकि लगता है बहुत सारे नेताओं को कि बीजेपी में अगर ये करेंगे तो इनाम मिलेगा। और ये है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अगर आप क्योंकि नए नए जो ना जब भी बीजेपी में शामिल होते हैं, आप उनके बयान देखा कीजिए, उनकी राजनीतिक गतिविधियां देखिए, वो ऑटोमेटिकली ही एकदम से मुसलमानों के प्रति आक्रामक हो जाएंगे, एकदम से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर देंगे कि मानो सेना की जरूरत ही नहीं है, खुद ही जाके चढ़ाई कर देंगे। अभी राघव चड्ढा गए थे, आते ही उनका पहला बयान ही पाकिस्तान के ऊपर हो, जैसे बस सेना की कमान इनको मिली है। और बहुत सारे नेता जो पहले बड़े सेकुलर और अपने आप को हर धर्म का वो मानते थे, अनुयायी मानते थे, वो अचानक से बीजेपी में जाते ही मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर उगलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको साबित करना होता है। उनको ये लगता है कि बीजेपी में अपने आप को बड़ा भाजपाई साबित करने का यही तरीका है। हरियाणा में चलन थोड़ा अलग तरीके का है, वहां पे जात वाला एंगल आ जाता है, तो कई लोग इस तरह की कोशिश करते हैं, तो ये कर रहे हैं। महेंद्र जी, जब ये दादा गौतम जेजेपी से विधायक थे तो नारनौंद से विधायक थे, और नारनौंद जाटलैंड है, वहां से विधायक बनाया गया था, और उसके बाद फिर ऐसे बयानबाजी। बिल्कुल, आप देखिए ना कि भी तमाम ये लोग गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि राम कुमार गौतम की जो पॉलिटिक्स है वो तो खत्म ही हो चुकी थी ना। अगर 19 में जेजेपी उनको टिकट नहीं देती तो क्या लगता है वो विधायक बन पाते, उनकी राजनीति वापस से जिंदा हो पाती? ये बात खुद रामकुमार गौतम मंचों से बोल चुके हैं कि उनको टिकट मिल गई, वो जीत गए। महेंद्र जी, तो क्या है कि वहां पे रामकुमार गौतम को पहली बार जानने भी 2019 में लोग ये लगे थे कि ये दादा गौतम है, ये रामकुमार गौतम है। वहीं से कहीं ना कहीं टीआरपी
का उठान हुआ था ये जैसे। दादा गौतम वाला नाम दुष्यंत चौटाला ने पकाया हुआ है। नहीं, नाम है उनका, बड़े हैं तो ज्यादा करे पीछे जी लगा दीजिए, वरना तो रामकुमार गौतम नाम है उनका। दादा गौतम दादा गौतम दादा गौतम बोल के दुष्यंत चौटाला ने उनका नाम पकाया है। तो उनको जो टिकट दी, उनकी राजनीति को वापिस जिंदा किया, तो वो किनका परिवार था? इन्हीं ओम प्रकाश चौटाला का, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे तो ब्राह्मणों को खत्म ही करना चाहते थे। ये कौन सा तरीका हुआ अभी खत्म करने का? टिकट दे दे के विधायक बना रहे हैं। फिर तो मुझे खत्म कर दो, आपको खत्म कर दो भाई। अगर ये खत्म करने का तरीका है तो सारी दुनिया कहेगी जी हमें भी खत्म करो। जी, तो जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से बात की गई पत्रकारों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इनका तो रिकॉर्ड है विधानसभा में 10 किलो को पर। और ये बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया, किसी विपक्षी ने नहीं लगाया। मतलब जुबानी जो है ना, जमा खर्च, ये है। अलग अलग तरह की राजनीति होती है मनदीप जी। अब डेवलपमेंट की राजनीति करने लग जाइए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। एक काम करेंगे 50 रह जाएंगे, एक सड़क बनवाएंगे 50 मांग और आ जाएंगी, नहीं बन पाएंगी सारी की सारी। एक स्कूल बनवाएंगे तो 50 डिमांड और आ जाएंगी, नहीं बन पाएंगे सारे के सारे। एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। बिल्कुल। तो उस तरफ क्या है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा मेहनत है, वहां पर बहुत ज्यादा सिर खपाई है। लेकिन दूसरी राजनीति होती है जात धर्म की, बड़ी आसान होती है। किसी एक को आप टारगेट कर दो, दूसरे वाले ऑटोमेटिकली आपकी साइड आके खड़े हो जाते हैं। आप कुछ मत करना उनका आप कोई भला मत करना, ऑटोमेटिकली आपकी साइड आके खड़े हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता ऐसे हैं ना, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत जहर घोलते हैं, बहुत गंदी बातें बोलते हैं, कानूनी तौर पे जो अपराध हैं वो बातें बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदू उनके पक्ष में हैं, जबकि हिंदुओं का उन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया होगा, कोई भलाई का काम नहीं किया होगा। बल्कि इस तरह की बातें बोल के एक आध हिंदू को क्रिमिनल चाहे बेशक बना दिया हो, उसको जेल चाहे बेशक भिजवा दिया हो, माँ बाप से चाहे बेशक खो दिया हो, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनके पक्ष में आके लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये फलाना का तो खिलाफ है ना। जी, तो जो ये नोटिस दिया गया अब दुष्यंत चौटाला के द्वारा, तो क्या अब दादा गौतम माफी मांगेंगे जी? क्या पता जी, मर्जी है उनकी, मांगे तो मांगे, नहीं मांगे तो नहीं मांगे। उनको पता है कि ऐसे नोटिस से क्या होगा, ऐसे मुकदमों में क्या होगा, कितने साल मुकदमा चलेगा। तो इस कार्रवाई से क्या लग रहा है? जैसे लगातार दुष्यंत चौटाला को भी टारगेट करते रहते हैं, तो कुछ उस चीज में भी थोड़ा आराम मिलेगा? नहीं, ठीक है, आप दुष्यंत चौटाला को टारगेट कीजिए, आप किसी और विरोधी को टारगेट कीजिए, ये आपका राजनीतिक अधिकार बनता है। लेकिन वो जात वाला जो एंगल ले आते हैं ना आप, और कोई जिस चीज को आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते ऐसी बात बोल के, मनदीप जी, ये जो बातें ना प्लांट की जाती हैं बहुत सारे नेताओं के बारे में इस हरियाणा में हैं, ये बातें इतनी कारगर काम करती हैं कि आज भी वह फलाना नेता नतन्नू गया था, जबकि ना उस बात को कोई सुनने वाला है, ना ही कोई उसको ये कहने वाला कि मेरे सामने कही थी, मुझे कही थी। लेकिन ये जुबान इसने कह दी, ये उसको बताएगा, ये उसको बताएगा, ये इसको बताएगा। अब अगर इस चीज को पकाने लग जाए बीजेपी, तो लास्ट तक तो ये पहुंच जाएगी सारे ब्राह्मणों में। कौन इसको वेरीफाई करेगा? यूं मानेंगे जी अच्छा विधायक ने कोई इतना बड़ा आदमी के झूठ बोलेगा। जी तो बिल्कुल, वो राजनीति है। बिल्कुल महेंद्र जी, बड़े अच्छे मुद्दे पे आपने अच्छी सकारात्मक बातचीत की है, क्योंकि एक सेंसिटिव ये मामला था, तो उसके लिए धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, और जो महेंद्र जी ने तथ्य भी दिए हैं, तो क्योंकि बहुत सारा जातिवाद जो फैल रहा है, तो उसको आप कैसे सोच रहे हैं? जो लगातार ये बयानबाजी आ रही है, तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप भी जरूर दें। धन्यवाद।